कल, आज और कल लाल गोयल के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परिचय कराना चाहेंगे एक नए विशिष्ट अतिथि से, और आप हैं मिस्टर दीपक ज्योति घड़ियाल। दीपक ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। यह कार्यक्रम V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। मिस्टर दीपक ज्योति घड़ियाल MSc LLB हैं। आप इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको आपकी सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज 2013 में दिया गया। आपको प्रेसिडेंट का मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला 2001 में। आपने LLB की शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और आपने गोल्ड मेडल लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सन 1977 में। आप एथिक्स कमीशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य हैं और अभी आजकल आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। आपका एक बार पुनः स्वागत है दीपक ज्योति घड़ियाल जी हमारे कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग में। दीपक ज्योति घड़ियाल जी, आपका बारे में उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, काफी जगह लोगों ने आपको जाना पहचाना, क्योंकि जिस तरह के आपके कारनामे रहे, जिस तरह आपने पुलिस में इतना नाम कमाया और आपको इतने मेडल मिले। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी हमारे दर्शकों को या बहुतों को नहीं पता है, वो है आपका बचपन। तो मैं पहला शुरुआत करना चाहूंगा ये पता करने के लिए कि आप कहां पैदा हुए, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई, तो उसके बारे में, और आपका बचपन कहां बीता, तो आप उसके बारे में बताएं। मिस्टर दीपक ज्योति घड़ियाल, प्लीज। थैंक यू राज जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल रूप से मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तब हम उत्तर प्रदेश से अलग एक नया राज्य स्थापित हो गया था। अदरवाइज तो हम यूपी का ही एक अंग थे। और उस समय कोटद्वार एक स्थान है जो बिजनौर के पास, वहां मेरा जन्म हुआ था 1955। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई संपूर्ण नगर। संपूर्ण नगर एक स्थान है जो जिला लखीमपुर खीरी में पड़ता है। तो वहाँ मेरे फादर उस समय कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे। वो एक बड़े एम्बिशियस टीम थी गवर्नमेंट इंडिया की, और उसमें जो आदमी पाकिस्तान से आए थे तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए वो इसकी बनाई गई। वहाँ गवर्नमेंट को लैंड देती थी और उसको इस योग्य बनाती थी कि जिसमें उसमें खेती कर सके। और मेरे फादर उसमें कॉलोनाइजेशन ऑफिसर थे। हालांकि वो जगह बिल्कुल छोटी थी और विकसित हो रही थी और नेपाल बॉर्डर पे, वहां पर स्कूल वगैरह की भी सुविधा नहीं थी। प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, कोई टाटबोरे टाइप का स्कूल था, वहीं हम लोग पढ़ते थे। तो कक्षा 6 तक, कक्षा 5 तक तो मैं वहीं पढ़ा, और बगल में एक जूनियर हाई स्कूल और था जहाँ से मैंने कक्षा 6 पास किया। उसके बाद जैसा होता है गवर्नमेंट सर्विस में, 1963 में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया जिला सीतापुर। तो उसके बाद हम लोग सीतापुर चले आए। सीतापुर में मैं दीपक ज्योति जी, मैं यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब आपका, जहां बचपन में आप पढ़े 5वीं 6ठी क्लास तक, तो उस वक्त आपकी कोई आपके संस्मरण है? किस तरह का स्कूल था, किस तरह के अध्यापक थे, कुछ आपको याद है उस वक्त का समय? हाँ बिल्कुल याद है। वो एक तरह का ग्रामीण परिवेश था और अधिकतर जो बच्चे आते थे आसपास के गांव से आया करते थे। एक कॉलोनी भी थी वहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट था सरकारी, वहाँ के भी बच्चे आते थे। और टाटबोरा वाला स्कूल था, हम लोग खुद ही टाटबोरे लगाते थे क्लास में और एक ब्लैक बोर्ड लगाते थे। लेकिन हमारे टीचर्स बहुत अच्छे, वो अनुशासन पे पूरा ध्यान देते थे, पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते थे, बड़े सख्त हुआ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो कैनिंग भी करते देते, उठक बैठक भी लगवाते थे, मुर्गा भी बना देते थे कई बार। लेकिन उनको मैं आज भी याद करता हूँ, क्योंकि शुरू में मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं, तो उन्होंने मुझसे ये बताया कि आप पेन को कैसे पकड़ेंगे, किन किन उंगलियों के बीच में पेन को रखना है, और उससे मेरी हैंडराइटिंग में काफी सुधार हुआ। तो
मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी फाउंडेशन जो कि होनी चाहिए स्टूडेंट की, वो वहां मुझे मिली। सहपाठी जो थे अधिकतर ग्रामीण प्रवेश के थे, उसमें कोई खास बात नहीं है, एक ही बड़े सिंपल लोग हुआ करते थे, वो कोई बहुत विशेष बात मानती थी। उसके बाद उसके फिर आप? बाद सीतापुर। जी। उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया था। सीतापुर एक जगह है जो कि सीतापुर जिले में सिधौली एक कस्बा पड़ता है, सिधौली से करीब 17 किलोमीटर दूर है। गवर्नमेंट का फार्म है, वहाँ हमारे फादर जनरल मैनेजर। वहाँ भी बिल्कुल ग्रामीण प्रवेश था, वही टाट बोर्ड वाला स्कूल था, कक्षा 8 तक मैं वहाँ पढ़ा। लेकिन यहाँ का जो स्तर था नीलगांव का, वो बेहतर था इस मामले की। वहाँ के अध्यापक बहुत ही मतलब योग्य हुआ करते थे और वो पढ़ाते बहुत अच्छा। यानी एक बात यह है कि हम लोगों को जो थोड़ा बहुत प्रारंभिक शिक्षा हिस्ट्री में दी गई, वो हमको जो हिस्ट्री पढ़ाते थे, मुझे आज भी नाम याद है उनका, श्री जगन्नाथ सिंह थे, वो हमारे पीटीआई भी थे और हमको हिस्ट्री भी पढ़ाते थे। और उस समय वो प्राइवेटली एमए कर रहे थे, तो जो वो एमए में हिस्ट्री पढ़ते थे वो हमको पढ़ाते थे कक्षा 7 तक। उस स्टैंडर्ड की हिस्ट्री उन्होंने पढ़ाई। तो जब भी हम कभी बात करते थे किसी हिस्ट्री से, वो कहते थे कि आप लोग जो इतनी छोटी उम्र में सर जगन्नाथ सरकार के बारे में बात करते हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कि इतना छोटा बच्चा ये बता रहा है कि सर जगन्नाथ सरकार एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए और उनके स्टैंडर्ड बुक में क्या क्या लिखे गए थे वो सब बताते थे। मैथमेटिक अरिथमेटिक मेरी खासकर बहुत कमजोर थी, लेकिन मैं उसका पूरा श्रेय अपने शिक्षकों को देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझको हर तरीके से डरा धमका के सिखा पढ़ा के इस योग्य बनाया कि बाद में मेरे, जब मैं 8th का एग्जाम दे रहा था, तो हमारे पिताजी ने पूछा कि ये बेटा हमारा मैथमेटिक्स कमजोर है, तो जरा इसको ध्यान रखें। जो जब हाफ ईयरली एग्जाम हुआ तो मेरा उसमें 0 मार्क्स आया अरिथमेटिक, मतलब 50 में से 0 मार्क्स। तो 0 फादर मार्क्स? बड़े 0। तो मैथमेटिक्स में तो कम जाता है का प्रश्न नहीं, सही है तो सही है और गलत है तो 0। सारे सवाल गलत मैंने किए थे और 0। फादर बड़े चिंतित थे, उन्होंने ट्यूशन भी लगाया। तो मूलचंद यादव जी थे हमारे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे हमको, उन्होंने खैर बहुत अच्छा मुझे पढ़ाया। मैं शेयर देता हूँ, आज भी उनको याद करता हूँ, मेरा मुझे आज तक नाम याद है कि शगल भी याद। उन्होंने मुझे अच्छा पढ़ाया और रिजल्ट ये हुआ कि जब मैंने 8th का एग्जाम दिया तो 8th का जूनियर हाई स्कूल बोर्ड हुआ था और उसमें पूरे जिले में मेरी सेकंड पोजीशन आई थी और मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 100 नंबर। अरे बहुत बहुत। हाफिजली में 0 और एनुअल बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100। वो बात अलग है कि इंग्लिश में भी डिस्टिंक्शन था मेरा और बात था, वो बात अलग है। लेकिन मेन जो उल्लेखनीय बात थी मेरे लिए वो ये थी कि मैथमेटिक्स जिसमें मेरा 0 आया था उसमें 100 नंबर। तो ये आपने एक ही साल में आप 0 से और हीरो बन गए, मतलब 0 से आप 100 तक पहुंच गए 6 महीने में या 1 साल के अंदर? तो ये इसका क्रेडिट जो है पूरा श्रेय टीचर जी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स मेरी तब पसंद का सब्जेक्ट था ही, और मेरा बस चलता तो मैं कभी शायद इसकी किताब को कभी पढ़ता था। लेकिन चूंकि एग्जाम में पढ़ना था और ये हुआ, जब मैंने मार भी खाई बहुत, जब मेरा 0 मार्क्स आया था हाफिजली में, उसके बाद ये लगा कि मैं फेल ना हो जाऊं। वैसे तो मैं टॉप करूं लेकिन मैथमेटिक्स की वजह से फेल हो जाऊं, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने बड़ी मेहनत की और टीचर्स का ऐसा विशेष योगदान था उसमें कि जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। उसके बाद आपका 8th के बाद 9th 10th? 9th में मैं आपके साथ ही आ गया किशोरी रमन कॉलेज मथुरा। और तब के जानते हैं आप, अजीत थे, राजीव खेर और ये सब लोग हमको साथी थे उस समय। तो हाई स्कूल और इंटर मैंने मथुरा से ही किया, केयर इंटर कॉलेज से। आपको याद होगा कि हमारे वो चीफ प्रॉक्टर हुआ करते थे पांडे जी। तो वो जो है उन्होंने जो मुझे बाद में जब एक सर्टिफिकेट करेक्ट सर्टिफिकेट दिया जाता था, तो मुझे आज भी याद है उन्होंने लिखा था मेरे सर्टिफिकेट, he distinguished himself as one of the best scholars of his। अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग में उन्होंने मुझे लिख के दिया था, जो मैं आज भी लोगों को दिखाता हूँ कि उन्होंने यार जी। वो तो आता तो आप जानते ही होंगे कि हाई स्कूल में मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन थी। बायोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन इंटर में लाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। जी। और मजे की बात यह है कि चार पूरा हिंदी स्कूलों का होने के बावजूद भी हाई स्कूल में भी मेरा इंग्लिश में डिस्टिंक्शन था, इंटरमीडिएट में भी मेरा इंग्लिश में डिस्टिंक्शन था,
और बीएससी में मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी टॉप की थी, इंग्लिश, खाली इंग्लिश सब्जेक्ट। उसके बाद आप कानपुर चले गए, उच्च शिक्षा के लिए आप कानपुर चले गए थे? उसके बाद फिर मैं गया झांसी, जो फादर का ट्रांसफर झांसी हो गया था, तो झांसी से मैंने विपिन बिहारी कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है झांसी का, वहाँ मैं पढ़ा, पढ़ाई के मामले में बहुत सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में मानता हूँ। वहां से मैंने बीएससी किया, लेकिन एमएससी वहाँ नहीं। एमएससी करने के लिए फिर मुझे जाना पड़ा कानपुर, जहाँ मैं डीएवी कॉलेज में एडमिशन मैंने किया था, वहां से मैंने बॉटनी। तो वहां पे आपने मेरिट में आप आए, आप सेकंड पोजीशन? नहीं, वो एलएलबी में। अच्छा, उसके बाद आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए? उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। इलाहाबाद में मेरा उद्देश्य था वो ये था कि मैं एलएलबी तो कर ही रहा हूँ, और यहाँ पे ये लॉ के सब्जेक्ट में जाएंगे कॉम्पिटिशन। तो जिसमें मैं अक्सर लॉ फर्स्ट और लॉ सेकंड पेपर लिया करता था, वही मैंने एग्जाम में भी लिए थे, और जिसमें मेरा पेपर अच्छा रहा था, और जिसी की वजह से मैं अल्टीमेटली पे सेलेक्ट हुआ, उसमें भी लॉ का काफी। तो लेकिन आप लॉ मेरा जी मन पसंद का सब्जेक्ट था। तो जो आपका जो ये जीवन यात्रा शुरू हुई, अलग अलग जगह आप पढ़े, 3-4 आपने जैसे स्कूलों का बताया, तो आपको इस दौरान कैसा महसूस हुआ? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे को इधर से उधर आप शिफ्ट करते हैं, तो नए सहपाठी, नए अध्यापक, नया स्कूल होने की वजह से काफी कुछ कई बार अड़चने और दिक्कतें आती हैं। तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ इस दौरान में आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता था, तो एक तरह का एक सब डिस्कम्युनिकेशन तो हो ही जाता है, और सहपाठी छूट जाते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, एक वातावरण भी नया मिलता है, टीचर्स नए मिलते हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ती है। वो एक हैंडीकैप रहता था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां भी मैं गया, चाहे मैं संपूर्ण नगर से नीलगांव गया हूँ, चाहे नीलगांव से मैं मथुरा गया, मथुरा से मैं झांसी गया, और झांसी से फिर मैं कानपुर गया, और कानपुर से मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो हर जगह मुझे पढ़ाई का वतन अच्छा मिला। और इलाहाबाद में जब मैंने लॉ किया था, तो वो हमारे लॉ फैकल्टी इलाहाबाद की बहुत, प्रोफेसर भटनागर हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे। वो अचकन का कुर्ता और पैजामा पहनते थे, टोपी लगाते थे, और बिल्कुल नेहरू जी जैसे लगते, इतनी बेहतरीन अंग्रेजी बोलते थे, और इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट के मेरे ख्याल में इंटरनेशनल छात्र प्राप्त था। उनकी क्लास में हम लोग ऐसे पिन टॉप सारे बैठा। तो उनकी उनकी कुछ वो थी कि जिसकी वजह से मेरा लॉ की तरफ विशेष मेरा रुझान। तो आपने जब लॉ कर लिया और आपने टॉप कर लिया, तो आपने किसी लॉ फर्म को या प्राइवेट प्रैक्टिस करने की नहीं सोची? फिर आप पुलिस में कैसे चले गए? देखिए, ऐसा हुआ था, मैं बताऊं आपको, कि जब मैंने 75 में ज्वाइन किया लॉ, 75 का एग्जाम 76 में हुआ। 77 में जब हम सेकेंड ईयर में थे, तो यूनिवर्सिटी में हड़ताल, और जिसकी वजह से वो जीरो सेशन, तो 77 में एग्जाम ही नहीं हुआ। फिर 78 में सेकेंड ईयर का, और 79 में हुआ हमारा थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर एग्जाम होना था। उसी बीच में 78 में मेरा सिलेक्शन पुलिस के लिए हो चुका था, और अगर मैं ट्रेनिंग में जल्दी चला जाता, तो मेरा शायद ये कंप्लीट भी नहीं। लेकिन हुआ ये कि हम लोग ट्रेनिंग में जब गए, तब तक मेरा एलएलबी कंप्लीट हो चुका था, और उसी समय हुआ। फादर ने कहा था ठीक है जो हो गया। लेकिन इंसिडेंटली मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर मुझे 100 डिपार्टमेंट दिए जाते कि आप इस डिपार्टमेंट में जाइए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आईएएस हो, या कुछ भी, पुलिस में मैं कदापि नहीं जाता। वो मेरे इच्छा का सब्जेक्ट था ही नहीं। मतलब तो पुलिस में मैं आपका बिल्कुल मत गया। पुलिस में जाने का कोई भी आपको दिलचस्पी नहीं थी? कोई दिक्कत, मतलब कोई दिलचस्पी कतई नहीं थी, और मेरे पास कोई डिस्कशन भी नहीं था। हालांकि होता क्या है कि जब सिलेक्शन होता है, तो आपका कई सर्विसेज के लिए होता है, आप जाते ठीक है, इस देश में भी हो गया, उसमें भी हो गया। लेकिन वो एक फिक्स कर देते हैं आपको, आपकी पोजीशन यहाँ। तो उसमें मेरे पुलिस में फिक्स कर दिया। तो उस समय था कि मजबूरी थी कि ज्वाइन तो करना ही है, जब सर्विस लग गई है तो ज्वाइन करना है। तो इस वजह से मैं पुलिस में चला गया, बेमन से गया शुरू। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने काम शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये डिपार्टमेंट अच्छा है, और इसमें हम त्वरित सहायता कर सकते हैं।
तो आपने जब पुलिस में आप पहुंच गए तो उस वक्त आपने बताया कि आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, और जब आप पुलिस गए तो वहां का तो पुलिस में तो काफी कड़ाई से काम होता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद काफी अड़चने भी आती हैं जो शुरू में लोग बाग महसूस करते हैं काफी ट्रेनिंग में। तो क्या आपको भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि ट्रेनिंग काफी पुलिस की तो बहुत सख्त मानी जाती है। पुलिस की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, और मैं बताऊं आपको, करीब पूरा 1 साल की ट्रेनिंग तो हमारी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, और उसके बाद फिर हमको 6 महीने के लिए डिस्ट्रिक्ट में अटैच किया, और उसके बाद भी फिर दोबारा जाके पीटीसी में एक फाइनल एग्जाम देना। तो करीब करीब 1.5 से पौने 2 साल का समय इस बीच में लगा, और वो बड़ा टफ है। उस बीच में हमको एग्जाम भी पास करने होते हैं। अगर हमने एग्जाम पास नहीं किए तो हमारा सर्विस में कंफर्मेशन नहीं होता, हम टेम्पररी रहते हैं। तो एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि मेरी रुचि शुरू में नहीं थी पुलिस के लिए, तो मैं ज्यादा सतर्क था कि क्योंकि रुचि ज्यादा नहीं है तो ऐसा ना हो कि मैं इस विभाग में असफल हूँ। तो उससे थोड़ा सा मुझे जो है वो विशेष रुचि देकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ी। और मैंने ये देखा कि पुलिस में अगर आदमी अनविलिंग हो चुका, लेकिन बाद में उसका मन लग जाएगा, मैं खासकर ये देखा कि ये एक ऐसा विभाग है जिसमें आप त्वरित सहायता, आपके पास एक बड़ी इमरजेंसी पे फोन आता है, हमारे घर में डकैत घुस गए हैं या हमारे घर पड़ोसी तंग कर रहा है और हमारे प्राण संकट में है, उस टाइम पे आप पहुंच के उसको सहायता देते हैं। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई विभाग ऐसी सहायता इतनी त्वरित कर सकता है। इसका बड़ा वाइड एप्रिसिएशन है। अगर आप ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से अपने काम को करें, तो मैं ये समझता हूँ इसमें आपको एक आत्मिक संतोष भी होता है, और इसकी सर्वत्र सराहना भी होती है, और पब्लिक भी रियलाइज करती है कि आपको 2001 में प्रेसिडेंट मेडल मिला मेरिटोरियस सर्विस के लिए। तो कुछ बताना चाहेंगे किस वजह से आपको ये दिया गया था, कोई क्या क्या कारण हुआ था जो ये आपको दिया गया उस साल? देखिए राजी, मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊं कि पुलिस में जो हमारे यहाँ मेडल दिए जाते हैं वो जनरली 2 प्रकार के। उसमें एक तो होता है आपका आउटस्टैंडिंग या मेरिटोरियस सर्विस की वजह से, और दूसरा होता है आपका गैलेंट एक्ट, जिसको वीरता का पदक कहते हैं। अगर आपने डकैतों से बुलबुल में डकैतों को मारा, या बॉर्डर पे टेररिस्ट आ गए हैं उनके साथ में मुठभेड़ की, गोलियां चल रही हैं, और तब आपने किसी को डकैत को मारा है, टेररिस्ट को मारा है या उसको गिरफ्तार किया, तो तब जो आपको मेडल मिलता है वो कहलाता है मेडल फॉर गैलेंट्री। दूसरा एक मेडल वो होता है जो कि बहुत अच्छी बात है और पुलिस के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। वो ये होता है कि अगर आपकी इंटीग्रिटी बहुत काउंट है, आपका कार्यशीलता आप बहुत रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, और एनुअल रिमार्क अगर आपके आउटस्टैंडिंग रहे हैं थ्रू आउट सर्विस, तभी आपका चयन होता है। इसका इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है पुलिस प्रेसिडेंट मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। यानी सैकड़ों लोगों में से केवल उन लोगों को छांटा जाता है अधिकारियों से जिनका सर्वश्रेष्ठ कैरियर, एंड सर्टिफाइड बाय डिफरेंट ऑफिसर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका जो कहना है वो ये है कि ये वाला जो मेडल होता है ये सिर्फ उन्हें दिया जाता है जिन्होंने सर्विस में बेदाग, बहुत अच्छे ढंग से, ईमानदारी से, और जिनकी रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो बहुत ही हर साल बहुत अच्छी गई है, तब जाके ये मेडल दिया जाता है। मैं बताऊं कि करीब करीब 18 साल की आउटस्टैंडिंग सर्विस कंटिन्यूसली मेंटेन करना और टॉप ग्रेड का इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट लेना, ये बड़ा मुश्किल। और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश जैसी जहाँ इतने योग्य, इतने नामी ग्रामी पुलिस अफसर रहे हों जो बहुत ही पैनी दृष्टि रखते थे पुलिस अफसरों के, जो उनके माता थे। अगर आपने एक कप चाय भी पी ली कहीं तो उसकी खबर पहुंच जाती थी, आज ये चाय और बिस्कुट खा के आया भला। इतनी हाईएस्ट डिग्री की इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी है, कार्य कौशल भी रखना है, आपको ये भी दिखाना है साल भर में आपके कितने केसेस हुए थे, उसमें कितने वर्कआउट हुए, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितनी प्रॉपर्टी की कैसे, क्योंकि जनरली जो अपराध होते हैं समाज में उनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में, एक तो है ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, जैसे कि मर्डर है, इस तरह के मारपीट, और दूसरा होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसमें चोरी है, डकैती, इस तरह।
तो जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसमें ये देखा जाता है कि आपने चोर कितने पकड़े और प्रॉपर्टी कितनी रिकवर की, और जो ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी है उसमें ये देखा जाता है कि आपने कितने उसमें अपराधी को पकड़ा और कितनी त्वरित गति से पकड़ा। उसका आपको जो है सुपरविजन करना होता है, क्योंकि आपके जो गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, कई थाने होते हैं, तो आपको हर रिकवरी, हर संगीन अपराध में अपना विशेष योगदान देना पड़ता है। तो इतने क्लोज सुपरविजन के बाद तब आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिमार्क। क्या इसमें जब आप कोई मुजरिम को पकड़ते थे तो आप एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या जब आप उसके कोर्ट में वो केस जाता था, तो उसका भी असर पड़ता है कि कोर्ट में आपको सक्सेस मिली या नहीं मिली, कि आपने चार्जशीट कैसी बनाई है, फुल प्रूफ बनाई है, और इसमें आपका क्या जो वकालत आपने की थी, लॉ का काम, लॉ पढ़ा था, उसका आपको फायदा हुआ? जी बिल्कुल, ये तो सतत काम है। एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जो प्रोसीजर एस्पेक्ट है वो ये है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उसकी एक एफआईआर थाने में दिखाई, और एसओ है उस केस को किसी सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप देता है कि इस केस की विवेचना फला सब इंस्पेक्टर करेंगे। उसके बाद वो अपनी केस डायरीज काटते हैं, जिस कागज पे वो लिखते हैं उसका प्रेस्क्राइब फॉर्मा है, छपा हुआ आता है गवर्नमेंट प्रेस से, और उसमें ही आप लिख के भेजते हैं, उसको कहते हैं केस डायरी। चाहे 10 पेज की हो, 20 पेज की, 50 पेज, वो प्रतिदिन आप लिखते हैं अधिक, ये आज मैंने ये काम किया, कल ये किया, जब भी करें, क्या भले ही वो 3 महीना 6 महीना 1 साल तक करें, आप प्रतिदिन तक आप लिखा चुका भेजें। वो पर्चे जो है वो सीधे गेस्टेड अफसर के यहाँ, गेस्टेड अफसर उसको पढ़ के ये देखता है कि वेदर आईओ जो है वो करेक्ट लाइंस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, विवेचना की उसकी दिशा सही है कि नहीं है, इसको कोई दिशा निर्देश तो नहीं देने, और अगर देने हैं तो त्वरित दिए जाते हैं, उसको बुला के बताया जाता है कि हाँ आप गलती कर रहे हैं, ये काम आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई मुलजिम, कोई केस ऐसा है जिसमें चोट लगी है, तो उसका डॉक्टरी परीक्षण होगा तो उसमें आपको डॉक्टर का भी बयान देना पड़ेगा। उसमें ये भी पूछना पड़ेगा कि ये इसको जो चोट आई है वो धारदार हथियार से आई है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, आपके हिसाब से ये चोट कब की है? क्योंकि आदमी रिपोर्ट दिखाता है कि कल कल मान लीजिए शाम को 8 बजे कोई घटना हुई, और डॉक्टर ये कहता है कि नहीं साहब ये चोट तो इसकी 6 दिन पुरानी है। तो 6 दिन पुरानी अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आपने लिख दिया तो केस फॉल्स टू ग्राउंड। तो इसमें जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा विवेचना के वक्त बहुत सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन आपको भी पता है कि कितना आज के जमाने में अगर जो सर्वे होता है और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है तो वो पुलिस महकमे में है। तो अगर पुलिस महकमे में इतना करप्शन रहा तो आप अपने को बेदाग, क्योंकि आपको जो आपने बताया जो आपको मेडल मिला है वो सिर्फ बिल्कुल डिस्टिंग्विश सर्विस में मिलता है, और बहुत ही ज्यादा कड़ी उस पर मिलता है, आपकी निगरानी पे, आपके ऊपर पूरा आपकी चेकिंग के बाद, तो आप इतने को अपने को बेदाग कैसे रख पाए? देखिए ऐसा है, ये तो आपके मूल संस्कार होते हैं, मेरा मानना ये है कि जो आपके परिवार के संस्कार हैं, जो आपके टीचर्स ने आपको संस्कार दिए हैं, आपके जिस कंपनी में आप पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, वहां आपने क्या संस्कार समाज से भी कितना ग्रहण किया और कितना उनको आत्मसात किया अपने जीवन, ये तो बहुत कब जरूरी है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके जो साथ में थे, हो सकता है वो काफी उन पे बंगले और गाड़ियां रही हो रिटायरमेंट के बाद, क्या आपको कभी इसका खेद हुआ कि मैंने, अगर मैं भी कर चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था? देखिए मैं उसको दूसरे परिपेक्ष में लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो ये था, मेरे फादर एक सुपर क्लास 1 ऑफिसर थे, मेरे दादाजी ब्रिटिश टाइम्स में डिस्ट्रिक्ट जज थे, और मेरे परदादा जी जो थे वो कमिश्नर रैंक के अधिकारी थे, राय बहादुर थे, और बहुत बड़े। उस जमाने में हम लोगों का लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा था, मतलब टू द एक्सटेंट कि हम लोग गढ़वाल के ब्राह्मण परिवार में करीब वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली वाले माने जाते। तो मैंने ये सोचा था कि ईश्वर ने मुझे इस लायक भी बना दिया कि कहीं मुझे एक अच्छी तरह दी है, और मुझे पैतृक संपत्ति इतनी मिल जाएगी कि मेरा जीवन आसानी से कट जाएगा, जैसे मुझे दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं। और वही एक गाइडिंग मोटिवेटिंग फैक्टर था।
बाकी तो अपने व्यक्तिगत संस्कार होते हैं, तो मैंने ये देखा है आपको एक प्रेसिडेंट अवार्ड दोबारा मिला डिस्टिंग्विश सर्विस का 2013 में, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब आपको मेरिटोरियस सर्विस के लिए अवार्ड मिल जाता है, उसके बाद करीब 6 साल बाद आपको ये अवार्ड के लिए आप एंटरटेनमेंट होता है, और उसमें जो है एक पूरा पैनल बैठता है। होता क्या है कि जैसे आपको शुरू में डीजीपी इसको रिकमेंड करते हैं, फिर ये जाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और चीफ सेक्रेटरी के पास, वो इसको भेजते हैं एमएच न्यू दिल्ली, और एमएचए में जो कमेटी है वो बहुत जबरदस्त कमेटी, उसमें सारे विभागों के डीजी, चाहे वो डीजी सीआईएसएफ हो, डीजी सीआरपीएफ हो, जितने भी डीजी हैं वो, और प्लस होम सेक्रेटरी, इतने लोगों की कमेटी बैठती है, और वो उसमें छांटती है कि इसमें कौन से आउटस्टैंडिंग लोग हैं जिनको किया। तो शॉर्ट लिस्टिंग होती जाती है हर स्टेज, उसके बाद छन के जो केस जाते हैं उन्हीं को दिया जाता है। बड़ा मुश्किल होता है इसमें। तो ये भी ये भी आपको अवार्ड मिला, जो भी बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना दिक्कत वाला काम है? क्योंकि अगर आपने सन 77 या 78 में जब आपने लॉ किया था, अगर उस वक्त आप शुरू करते और आज आप जब रिटायर होने के बाद आपने शुरू किया सर प्रैक्टिस, आपको नहीं लगता कि ये, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद वहां सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कि ये एक काफी दिक्कत वाला है? क्योंकि जो यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, चैलेंज है उनके संग, वो काफी भाग दौड़ कर सकते हैं, काफी कर सकते हैं। वो आपको कभी दिक्कत आई इस तरह की? देखिए, दिक्कत तो है ही, क्योंकि लॉ की प्रैक्टिस जो है वो बड़ा टेक्निकल। कहते ये है कि जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी है या एडवोकेसी है, इट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, और दिस यू हैव टू लर्न। आर्ट क्यों है? हाउ ब्यूटीफुली यू प्रेजेंट योर केस बिफोर द जज, जिससे कि वो कन्विंस हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है तो वो आप जो बात तो आपका अपना अनुभव क्या है इसमें? तो मेरा अनुभव ये है कि देखिए, जब मैंने वर्ष 2017 में ये किया था, प्रैक्टिस स्टार्ट की अपनी, तो मेरे साथ अजीत कुलशेष भी थे और भी कई लोग थे। तो उस समय तो हमको शुरू में लगा, चैम्बर में हमने बैठना शुरू किया, हमारे सीनियर थे, उनके साथ केस करते थे और विभिन्न स्तर पे उसकी तैयारी करते थे, अपना योगदान देते थे। उसके बाद 2019 तक हमने कुछ गति पकड़ी, और 2020 में कोरोना की वजह से जो है वो एकदम से मामला डिस्टर्ब। अच्छा, तो मतलब गति पकड़ी थी। जी जी जी, जी। अच्छा, आप चलते चलते क्या एक संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, मेरा संदेश तो ये है कि हम जो भी काम करें वो पूरे अपने मनोयोग करें। नंबर, जो भी काम हम करते हैं पूरे मनोयोग से करना चाहिए, उसमें इफ एंड बट नहीं। हम डिसाइड कर लें कि हमको क्या करना। नंबर 1, कि उसमें मनोयोग आपका पूरा होना चाहिए, निष्ठा आपकी पूरी होनी चाहिए, मेहनत ईमानदारी से करें, अपना कर्म करें, जो गीता का है कि कर्म आप करिए और फल जो है वो ईश्वर को। तो मेरा ये मानना है कि आप करें, और मैंने तो यही कोशिश की कि मैं जी, बहुत 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 धन्यवाद दीपक ज्योति घड़ियाल जी, आप हमारे संग जुड़े और आपने इतने अच्छे अपने संस्मरण और इतनी अच्छी बातें बताई। एंड ये आज का कार्यक्रम कल, आज और कल लाल गोयल के संग का सीधा प्रसारण V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सरोकार न्यूज एवं फेसबुक और यूट्यूब पे किया गया। और our endeavor is to bring to you every day new topic in the media conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. and tomorrow our topic is examinations cancelled, impact on students, and our panelists are Professor Dr. Jolie Jose, Associate Professor, MET School of Communication, MET University, Noida; Professor Dr. Janeshwar Pai Marur, Professor Justice K.S. Hegde, Institute of Management, Nitte; Advocate Ramesh Kumar Sharma, renowned lawyer of Western UP, Mathura; Mr. Arul Lakshman, Director, Center for Policy and Development Studies, former officer on special duty, Minister of State for Law and Justice, Trivandrum. So please tune in tomorrow at 10:30 a.m. for media conference with Lal Goyal. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक ज्योति घड़ियाल जी आपका, कि आपने आज आके अपना समय दिया और हमारे दर्शकों को कल, आज और कल लाल गोयल के संघ के दर्शकों को अपना बहुमूल्य समय देके बहुत अपना बताया, जिससे कि उनको काफी कुछ
पता चला आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ संवाद बहुत आपके लिए बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका कि आप हमारे संग जुड़े हमारे कार्यक्रम में।